हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 6 उसमें जो हिस्ट्री है हमारा अतीत, उसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो था वो कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग चैप्टर 3 जो है हमारा भोजन संग्रह से उत्पादन तक, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा, तो इसलिए आप मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पिछले 2 चैप्टर्स में देखा था, जैसे चैप्टर 1 में देखा था कि कृषिदा नाम की लड़की थी उसने, और चैप्टर 2 में हमने देखा था कि कोई तुषार नाम का था शायद से, है ना। ठीक है, तो उनके जो भी क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किए थे। जैसे कि भाई पहले के ज़माने के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, ठीक है। जो हमने पिछले जो चैप्टर पढ़ा चैप्टर 2, उसमें हमने देखा था कि उन्होंने कैसे हथियारों की खोज की थी, पत्थरों से बनाकर आग की खोज की थी, फिर वो गुफाओं में रहते थे, फिर उन्होंने चित्र बनाए हुए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर 3 है हमारा भोजन संग्रह से उत्पादन तक। यहाँ पर हमारी तरह एक लड़की है, क्या नाम है उसका, नेई नुओ का भोजन। आज नेई नुओ अपना पसंदीदा खाना खा रही थी, चावल, स्क्वॉश, कद्दू, बीन्स और गोश्त, ठीक है। स्क्वॉश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नेई नुओ को पिछले दिनों अपने स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था। आप देखते होंगे ये हमारा भारत है, ठीक है। भारत में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य के अलग अलग लोग हैं, ठीक है। हमारे भारत के अंदर बहुत सारे धर्म रहते हैं, ठीक है। अलग अलग राज्य के लोग रहते हैं, उनके रीति रिवाज, खाने पीने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, यहाँ तक कि उनके अलग अलग फेस्टिवल्स भी होते हैं। लेकिन हमारा भारत क्या करता है, सब सारे फेस्टिवल सारे लोग जो है वो मिलजुल कर सेलिब्रेट भी करते हैं और सब लोग साथ मिलजुल कर रहते भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स का अगर आप देखोगे तो कहीं पर कुछ लोग ऐसा होंगे जो खाना मसालेदार खाते होंगे, तो कुछ कहीं पर ऐसा होता होगा कि जो खाना है वो एकदम फीका खाते होंगे। तो यहाँ पर जो नेई नुओ हैं उन्होंने कहा कि भाई जब वो पिछले स्कूल के दिनों से वो यात्रा गई थी, जैसे आप होता है ना पिकनिक जैसा, तो वहाँ पर वो मध्य प्रदेश में गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ मसालेदार खाया था, तो वो चीज़ उसको याद आ गई। लेकिन वो ऐसा सोचती है कि ऐसा क्यों। आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है, ठीक है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है कि स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अलग अलग राज्य के अलग अलग लोग खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है। उनके अलग अलग डिशेज़ होती हैं, कपड़े पहनने का तरीका, उनकी जो भी वहाँ का जो वातावरण होता है उसके अतिरिक्त होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर वहाँ पर, तो वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, बर्फ़ वहाँ पर गिरती रहती है, तो वहाँ पर लोग क्या करेंगे, पूरे कपड़े पहनेंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है। नीचे अगर आप देखोगे साउथ में तो गर्मी ज़्यादा होती है, तो आप मोस्टली देखोगे मेल वो लोग क्या करते हैं, लुंगी पहनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कपड़े पहनने का तरीका उनका अलग अलग होता है वातावरण के ऊपर, सेम एज इट इज़ यहाँ पर फसलें, ठीक है। कहीं कोई भी कुछ ऐसे फसलें होती है जिनको धूप ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ ऐसे फसलें होती है जिनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको धूप और पानी कम भी हो चलेगा लेकिन ठंडा वातावरण उनको चाहिए होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पर जानवरों की भी बात की गई है कि जैसे हम इंसानों को भी हमारे अनुकूल वातावरण चाहिए होता है कि भाई ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडी हो। इस तरीके से भी कुछ ऐसे जानवर होते हैं कि जिनको जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ रही हो या फिर जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ हो, वहाँ पर कुछ जानवर रहते हैं जहाँ पर मतलब कुछ जानवरों को ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है। तो इस तरीके से अलग अलग जो भी
जानवर हो, इंसान हो या फिर फसल हो, उनको अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसा हमने चैप्टर 2 में पढ़ा कि जो स्त्री और पुरुष है उन्होंने अपना जो भोजन है वो पहले से नहीं मतलब उत्पादन करना शुरू किया था, ठीक है। वो धीरे धीरे चीज़ें हुई थी, हमने चैप्टर 2 में इसमें डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों को निकालना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी, चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इसी प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। देखो किसान कैसे बने, इस सब की बात की गई है कि भाई पहले के ज़माने के जो लोग थे यानी कि जो आदि मानव वो वहाँ पर रहते होंगे जहाँ पर पानी था, ठीक है। आजू बाजू के जो भी फल फूल जो भी पेड़ पौधे थे उनके बारे में उन्होंने अच्छे से निरीक्षण किया। फिर उन्हें पता चला कि भाई ये जो पेड़ पौधे हैं इनको अगर हम लोग खाएं या फिर इनके बीज जो पेड़ से अगर नीचे गिरते हैं तो उनको किस तरीके से उगाया जाता है, ठीक है, ये हमारे लिए हमारे खाने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उन्होंने समझी, सीखी और धीरे धीरे इस तरीके से वो कृषक यानी कि किसान बन गए, ठीक है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा, ठीक है। पालतू बनाने के लिए भी क्या चाहिए, अब देखो इंसान को भी खाना चाहिए, सेम एज इट इज़ जानवर है, पेड़ पौधे हैं, उनको भी खाना चाहिए होता है। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अपने घर के आसपास वो लोग क्या करते थे, जो भी जानवर अगर दिखते हैं उनको तो वो क्या करते थे कि कोई भी चारा या फिर कोई भी ऐसे खाने पीने की चीज़ वहाँ पर रखते होंगे ताकि जिससे वो जो जानवर है वो वहाँ पर आए और वो खाए ताकि जान पहचान बढ़े और इसी तरीके से जो जानवर थे वो पालतू बन गए। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, ठीक है। कुत्ते जो अभी जो हमको देखने को मिलते हैं उससे भी पुराने प्रकार के जंगली प्रकार के कुत्ते हुआ करते थे, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पर जैसे हमने देखा कि जलवायु बदलती रहती है, उसी अकॉर्डिंग जो इंसान हैं, जानवर हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते रहते। आपने अगर पढ़ा हो या फिर अगर आपने कहीं से सुना हो कि पहले के ज़माने के जो इंसान थे वो काफ़ी लंबे और हट्टे कट्टे थे, ठीक है। वो काफ़ी सालों तक यानी 150, 200, 300 सालों तक भी वो लोग जिंदा रहते थे। तो इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में जैसे हमने पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर 3, लेकिन जैसे पहले जो भी फसल उगाई थी वो कौन सी थी, गेहूँ की थी, जौ की थी, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो पहला पालतू बनाया गया जानवर था वो कौन था, कुत्ते का जंगली पूर्वज। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे, ठीक है। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए, ठीक है। कृषक कैसे बने वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि वो कैसे पशुपालक बने, यानी कि पशुओं को पालना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। पशु पालने से उनका भी फायदा था कि भाई उनको दूध है, मांस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको मिलती थी। अब है बसने की प्रक्रिया। ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं ताकि अगर शायद इसमें कुछ IMP अगर मिल जाता है तो आपके लिए काम की चीज़ हो, ठीक है। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं, ठीक है। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दान वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं।
इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमको मालूम है, फिर भी नहीं मालूम हो जिन लोगों को, वो एक बार रीड कर ले तो उनको समझ में आ जाएगा। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है, इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का। देखो यहाँ पे दो तरीके दांत के फोटो दिए गए हैं, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई है। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो हमने सबसे पहले चीज़ें उगाई थी, ठीक है, फसलें उगाई थी, वो कौन सी थी? गेहूं तथा जौ। और उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए कौन से जानवर थे? तो कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहला क्या आता है? कुत्ता, और उसके बाद आएंगे भेड़ और बकरी। ठीक है, तो इस जो सेकंड पैराग्राफ है हमारा, उसमें आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहला फसल कौन सा उगाया था हम लोगों ने, जो मतलब आदि मानव थे उन लोगों ने गेहूँ और जौ, और जो पहला जानवर जो उन्होंने पालतू बनाया था वो था कुत्ता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक नवीन जीवन शैली। ठीक है, देखो यहाँ पे एक साइड में फोटो दिखाई दे रही है। अनाज के उपयोग किस तरीके से होता है? बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है नॉलेज के लिए भी हो, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में भी आपके आए। ठीक है, मैंने आप लोगों की एक्सरसाइज नहीं देखी है, मैं सिर्फ चैप्टर देख के ऑन द स्पॉट ही आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए। ठीक है, एक नवीन जीवन शैली। हाँ, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि अनाज को हम लोग किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो 4 तरीके से हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। एक तो बीज के रूप में, एक खाद्य के रूप में, उपहार और भंडारण के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एक नवीन जीवन शैली। ठीक है, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। आप देखते होंगे कोई भी चीज़, अगर आप पेड़ पौधे कोई भी अगर आप बीज डालोगे तो वो 1 या 2 दिन में तो नहीं उगेगा। हो सकता है उसको महीना लग जाए, साल लग जाए, या फिर काफ़ी साल लग जाए। ठीक है, तो इसलिए जो आदि मानव थे उनको क्या करना था? उनको उनकी देखभाल के लिए वो वहीं पर रहने लगे, एक जगह पर स्थायी होने लगे। ठीक है, इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवर और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। ठीक है, अब अगर हम लोग कोई भी चीज़ उगा रहे, पेड़ पौधे, ठीक है, बीज को बोया है तो उसको उगने में टाइम लगेगा, तो उसमें भी देखभाल तो करनी पड़ेगी ना। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि बीज बोना, फिर फसलों के पकना, फिर पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, फिर जानवर और चिड़ियों से उनकी रक्षा करना। ठीक है, तो ये सारे काम शामिल थे, और ये सारे काम वहाँ पर वो आदिमानव रहेगा तभी जाके होगा, वरना फिर उन्होंने बीज बोया और इनमें से कुछ भी चीज़ उन्होंने नहीं की तो उनकी मेहनत तो पानी में ही गई ना। इसलिए कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। ठीक है, बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। ठीक है, बर्तन कैसे बने? ठीक है, सबसे पहले तो मिट्टी के ही बर्तन उन्होंने बनाना शुरू किया, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने का आइडिया कैसे आया कि भाई जो भी बीज है, ठीक है, जो भी अनाज उन्होंने उगाया है उनको भोजन के रूप में और बीज के रूप में, दोनों ही रूप में उनको बचा कर रखना था। क्यों? ताकि वो वापस से यूज़ कर सके, उनको वापस से उगा सके। ठीक है, इसलिए उन्होंने बर्तन बनाए, फिर टोकरियाँ बुनी, जो भी घास फूस होते हैं उनकी हेल्प से, या फिर और ज़मीन में गड्ढा खोदा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे?
अपने जवाब का कारण बताओ। आपको आंसर भी देना है, साथ में उसका रीज़न भी बताना है कि ऐसा आपको क्यों लगता है। ठीक है। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि भाई हम लोग क्या करते थे, पशु पालना, भाई उनका खुद का फ़ायदा होगा तभी जाके वो पशु पालेंगे ना। तो जानवरों से उनको दूध मिलता था, मांस मिलता था, इसलिए वो क्या करते थे, जानवरों को पालते थे। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि भाई पशुपालन जो है वो भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? ये दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो आपको आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं वो आपको आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ना कि आपको जाके गूगल करना है या फिर चैट जीपीटी करनी है। ठीक है। खुद से आंसर देने की कोशिश करें। अब आगे पढ़ते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। ठीक है, चलो पता करते हैं। मानचित्र 2। ठीक है, देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। मानचित्र 2 में आपको जाके देखना है, जहाँ पर नीले कलर का जो भी साइन आपको दिया गया है, वहाँ पर जो स्टार्टिंग के जो भी किसान थे, जो भी पशुपालक थे, उनके साक्ष्य उनको मिले हैं। ठीक है। और वहाँ पे जगह भी बताई गई है कि ज़्यादातर कहाँ पर मिले हैं, तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र, पश्चिम साइड, फिर आधुनिक जो कश्मीर है, आज का कश्मीर है, ठीक है, पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं? मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई शायद हो सकता है कि वहाँ पर वो लोग बस्ती बनाकर रहते होंगे या फिर नहीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो इसलिए वो जानने के लिए क्या करते हैं कि भाई ज़मीन के अंदर अब वो इंसान मरे होंगे, जानवर होंगे, पेड़ पौधे होंगे, उनके साक्ष्य कहाँ मिलेंगे? आपको मोस्टली ज़मीन के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो ज़मीन है वो हमारी एक के ऊपर एक स्तर बनाती है। ठीक है। वो काफ़ी साल लग जाते हैं, और यहाँ पर भी मतलब 12,000 साल पहले की बात करिए तो तब तक तो कुछ ना कुछ तो नया हुआ ही है। ओके। तो यहाँ पे ज़मीन के अंदर से पेड़ पौधे हैं, फिर कोई पशुओं है या फिर इंसान की हड्डियाँ जो मिलती हैं उनका वो अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जांच करते हैं, फिर पता लगाते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पे लोग रहते थे या नहीं रहते थे, कितने साल पुरानी है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पर उनको अनाज के दाने मिले होंगे, अलग अलग जगहों पर मिले होंगे। इससे ये लोग पता लगाते हैं कि जो भी उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अनाज या फिर अलग अलग जो भी हड्डियां हैं या फिर पेड़ पौधे हैं, अलग अलग जो आदि मानव थे वहाँ पर रहते होंगे, तो उनके बारे में उन्होंने पता लगाया है। ठीक है। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। नीचे की तालिका से तुम यह जान सकती हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। देखो, यहाँ पर एक जगह अनाज और हड्डियाँ दिखाई गई हैं और दूसरी जगह बताया गया है जहाँ से उनको ये अवशेष मिले हैं। ठीक है, एविडेंस मिले हैं। तो देखो, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। कहाँ आया? तो आज का जो पाकिस्तान है वहाँ पर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। जैसे चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कहाँ पे? कोल्डी हवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश, आज का जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर। ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। सारी चीज़ें अगर याद नहीं पे रहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जगह याद रखना होगा कि भाई जैसे मेहरगढ़ है तो वहाँ कहाँ पे आया है, तो आज का जो पाकिस्तान है वहाँ पर आया है। महागढ़ा तो उत्तर प्रदेश, बुर्ज होम तो आज का कश्मीर, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, ठीक है, कि भाई ये जगह जो है वो कहाँ पर आई हुई है। क्यों? क्योंकि अगर आगे के चैप्टर्स में अगर आपको मेहरगढ़ नाम दिया गया हो तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि भाई मेहरगढ़ कहाँ पर है, आपको मैप देखना पड़ेगा। इसलिए यही बताया गया है कि आज का पाकिस्तान। आगे पढ़ते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में, ठीक है। बुर्ज होम कहाँ पर आया? कश्मीर में आया हुआ है। कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि गर्तवास किसे कहते हैं तो लोग क्या करते थे कि गड्ढा बनाते थे, उसके नीचे घर बनाते थे, ठीक है। ज़मीन के नीचे वो लोग क्या करते थे? घर बनाते थे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है। सीढ़ियाँ भी उन्होंने बनाई है, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली है, ठीक है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ज़्यादा ठंड लगती होगी तो वो घर के अंदर चले जाते होंगे, गर्मी लगती होगी तो वो बाहर आके रहते होंगे। इस तरीके से एक गर्तवास का चित्र बनाओ, ठीक है। आपको बनाना है, मुझे नहीं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। पत्थर के औजार हमने चैप्टर 2 में ही पढ़ा था, ठीक है। इसमें भी पढ़ लेते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। यानी कि हमने जो चैप्टर 2 में पढ़ा, जो भी हमें पत्थरों के औजार वहाँ पर दिखाए गए थे, उससे ये जो पत्थर के जो उपकरण हैं वो थोड़े से अलग है, ठीक है। इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? नवपाषाण युग के जो भी औजार है वो बोलेंगे, ठीक है। अलग अलग पाषाणिक युग आएंगे, उसके बारे में आपको बाद में नोट्स अगर आप बना सको तो उस हिसाब से बना देना, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे माइंड में। इनमें वे औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मसूल का प्रयोग, देखो ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ओखली और मसूल की बात की गई है, जो आज भी यूज़ होता है और पहले के ज़माने में भी यूज़ होता था, ठीक है। जो भी अनाज है या फिर कोई भी वनस्पति है उनको पीसने के लिए, ठीक है। चटनी वगैरह बनाते हैं ना हम लोग। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये तो हमने चैप्टर 2 में ही पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर साइड में आपको लिखा हुआ है, देखो नवपाषाण युग से कुछ उपकरण इनकी तुलना पृष्ठ 13 अध्याय 2 पर दिखाए गए उपकरणों से करो। तुम्हें इनमें क्या क्या समानताएं और भेद दिखाई देते हैं, ठीक है। ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि इन लोग चैप्टर 2 में जो दिखाया गया है और चैप्टर 3 में जो दिखाया गया है उन लोगों के बीच में क्या डिफरेंस है। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। देखो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनके ऊपर या तो वो कुछ लिखते थे या तो फिर वो कोई ऐसे चित्र वगैरह बनाते थे, ताकि हो सकता है कि भाई हमारे बर्तन और उनके बर्तन एक्सचेंज ना हो जाए, ठीक है। ये भी हो सकता था बर्तनों, और या फिर ये भी हो सकता था कि भाई उनको थोड़ा ऐसा यूनिक लगे कि भाई अच्छा लगता है ना कि भाई ड्राइंग करना, कुछ लिखा हुआ। तो इस तरीके से बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें तुरंत नहीं हुई। खेती करना, किसान बनना, पशु पालना, फिर आग की खोज, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होने लगी, ठीक है। बर्तनें बनाना, फिर उन्हीं बर्तनों में खाना बनाना, तो ये सारी चीज़ें तुरंत उनके दिमाग में नहीं आई, धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप होने लगी, ठीक है। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। जैसे आज के ज़माने में भी है, गेहूँ है, चावल है, उसका लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, ठीक है। अब देखो कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। धीरे धीरे कैसे वो लोग एडवांस होते जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है।
क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि उपमहाद्वीप में जहाँ जहाँ पर भी लोग रहते थे, क्या उन सभी लोग एक साथ उनके अंदर परिवर्तन आया? क्या उन सभी लोगों ने एक साथ खेती करना, फिर पशु पालना, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना, खाना पकाना, ये सारी चीज़ें एक साथ शुरू की? नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे लोग कई जगह पर एडवांस होने लगे। कई जगह पर लोग अभी भी वो क्या शिकारी करते थे, ठीक है, कई जगह पर लोग क्या करते थे, जगह पर अदला बदली करते थे। अन्य रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, जिनमें जनजाति, देखो ये जनजाति वर्ड याद रखना क्योंकि इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है जब हम लोग राजा महाराजाओं के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी किसान थे, जो भी पशुपालक थे, वो क्या करते थे, समूह यानी कि अकेले नहीं बल्कि एक साथ बहुत सारे लोग साथ में रहते थे, उनको समूह बोलेंगे, ठीक है। तो जो वो समूह था पशुपालकों और जो कृषक यानी कि किसानों का, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, जनजाति, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि जनजाति किसे बोलेंगे, तो कृषक और पशुपालक जो समूह में रहते थे उन्हें। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाज को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं, ठीक है, पहले से जो प्रचलित है उन्हीं को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अभी यहाँ पर जनजाति का पूरा डेफिनेशन दी गई है, पूरा डिटेल में दिया गया है, एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है, समझ में तो हमें ऑलरेडी आ ही गया है। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इसी तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं, ठीक है। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दावकर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाते, टोकरियाँ बुनने, औजार तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। देखो ये सारी चीज़ें पढ़कर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं? जो भी गांव में अभी फ़िलहाल लोग रहते हैं, वो कुछ जगह पर ये सारी चीज़ें अभी भी हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई वो बताया गया है। अब कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनका ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। ज़मीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता। इससे जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है। आगे जैसे मैंने आपको कहा वैसे आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको सारी जानकारी मिलेगी। कोई भी आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं कि भाई मुझे सारी की सारी नॉलेज जो है वो आज ही चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे है सूक्ष्म निरीक्षण, ठीक है। अब देखो मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब आप लोग मुझे बताओ कि मेहरगढ़ कहाँ पर आया। हमने इसी चैप्टर में अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, ठीक है, तो आपको खुद देखना है। तो मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। आपको मेहरगढ़ ढूंढना है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि मेहरगढ़ आया कहाँ पर है, ठीक है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है।
ठीक है। ये तो पूरी डिटेल दी गई, लेकिन प्रॉपर जो स्थान था हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो आपको बताना है मुझे। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इन इलाकों में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। देखो मेहरगढ़ के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। ठीक है, यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिली है वो चीज़ें आपको याद रखनी है। मेहरगढ़ से आपको सबसे पहले क्या मिला कि विभिन्न जानवरों में जैसे हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवर, देखो अलग अलग प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, और उनके अंदर हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवर की हड्डियाँ भी शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। ठीक है, भेड़ बकरियों की भी हड्डियाँ मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि लोग मवेशियों को पालने लगे थे। ठीक है, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। देखो उनके घर किस प्रकार के थे वो भी आपको बताया गया है, तो ये याद रखना कि उनके पहले के ज़माने के घर किस प्रकार के थे, स्पेशली मेहरगढ़ में तो चौकोर तथा आयताकार। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। देखो घरों के अंदर 4 और या फिर उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ठीक है, जो भी अनाज है, ठीक है, बीज है, उनको संभाल कर रखने के लिए। अभी यहाँ पे साइड में आपको गांव के बारे में दिया गया है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। गांव की यह विशेषता कि वहाँ के रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे रहते हैं। ठीक है, गांव में अगर आप देखोगे तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो उसी के बारे में बताया गया है। अब देखो ये यहाँ पे एक बॉक्स में दिया गया है पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वो कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। इस चित्र को देखो मैंने अभी जस्ट बताया कि जैसे ज़मीन जो है वो बदलती रहती है, एक के ऊपर एक आती रहती है, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि यानी कि स्तर 4 पर रहना शुरू किया। देखो यहाँ पे आपको फोटो दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर समतल भूमि यानी कि स्तर 4 है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने रहना शुरू किया होगा। ठीक है, आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन्हीं कारण से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर घर टूटे होंगे, आजू बाजू कुछ ना कुछ सामान गिरा होगा। ठीक है, काफ़ी सालों बाद क्या होगी, वो ज़मीन एक के ऊपर एक आ गई होगी। ठीक है, इसलिए वो एक टीला बन जाता है। टीला यानी कि ऊपर की साइड की ओर। इससे जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है। ठीक है, ये देखो टीला बना हुआ है, एक के ऊपर एक, 4 3 2 1। ठीक है, एक के ऊपर एक स्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये मानना है कि जितनी अगर आप खुदाई करोगे तो उसका जितने नीचे का स्तर होगा वो सबसे ज़्यादा पुराना होगा। ठीक है, उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। ठीक है, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। मरने के बाद वो लोग क्या करते थे वो दिखाया गया है। ठीक है, तो मरने के बाद भी उनको ऐसा लगता था कि वो लोग मरने के बाद कोई और दुनिया होती है, वहाँ पर भी जैसे यहाँ पर वो लोग रहते थे वैसे ही वहाँ पर रहते होंगे, ऐसे कुछ लोगों की आस्था होती थी। जैसे कि लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। देखो, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। यहाँ पर क्लियर बोला गया है कि लोगों को दफनाते थे वो लोग, ना कि जलाते थे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग ये मानते हैं कि कब्र में लोगों को दफनाएंगे, तो कब्रों में मृतकों यानी कि जो लोग मरे हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनके साथ वो लोग क्या करते थे, कुछ सामान भी रखते थे। क्यों रखते थे, जैसे हमने सेकेंड लाइन में पढ़ा कि उनके मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, वो ऐसा लोग मानते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। देखो लोगों ने क्या किया कि भाई उस इंसान के साथ एक बकरी को भी रखा गया, ऐसा सोच के कि भाई जो भी दूसरा लोक होगा, दूसरा उसका जीवन होगा, वहाँ पर ये खाने के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो देखो आपको ये फ़ोटो दिखाई दे रही है, एक कंकाल है, आजू बाजू में जानवरों के लग रहे हैं शायद से, है ना।
तो मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? देखो आपको पहचानना है, और इंसान का कंकाल तो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये रहा है ना। अब देखो ये रहा मेहरगढ़ के घर का चित्र, ये जो आपको दिख रहा है ना। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है, ये आपको खुद बताना है। आगे देखते हैं दाऊजली हेडिंग, ठीक है। जो मैप 2 है उसके अंदर आपको ये ढूंढना है। ये पुरास्थल चीन और म्यांमार, देखो ये जगह कहाँ पर आई है, तो पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में जो ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है, ये याद रखना है आपको। पहले आप मैप में देखो, मैप में देखोगे तो आपको क्लियरली अंदाज़ा आ जाएगा कि चीन कहाँ है, म्यांमार कहाँ है। वहाँ पर आने वाले जाने में जो आने जाने के जो रास्ते हैं, ठीक है, उसमें जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है वहाँ की एक पहाड़ी से मिले हैं। यहाँ खरल और मसूल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं, पत्थरों के उपकरण मिले हैं यहाँ पर, और इससे ही पता चलता है कि लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है, संभवतः ये पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल के काष्ठांश अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। अलग अलग तरह के बर्तन होते हैं, अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं, अलग अलग तरह के औजार होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई है। आगे ये पढ़ लेते एक बार कि अन्यत्र एटलास में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। देखो अभी तक हमने देखा कि लोग कैसे उन्होंने रहना शुरू किया, उन्होंने किस तरीके से खाने पीने की खोज की, लेकिन अभी तक ये हमने नहीं पढ़ा कि उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया हो, यानी कि कोई भी गाड़ी बनाई हो, पहिए वाला कुछ भी चीज़ उन्होंने इन्वेंट किया हो, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हमें यही पता चलता है कि भाई उन्होंने पशु पालना शुरू किया। सिर्फ पशु पालना हमने यही पढ़ा कि दूध के लिए, मांस के लिए यूज़ किया है, ये नहीं पढ़ा कि उन्होंने वो सामान ले जाने के लिए भी काम किया होगा, ठीक है। यहाँ पर तुर्की की बात चलती है, तुर्की के अंदर ये बताया गया है कि लोग जो है सामान खुद या फिर जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा अतीत, उसमें हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों कंप्लीट कर दिए। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू।